पारमपुरी नाम का एक गांव था, जहां पर मंजोत अपनी पत्नी ऋचा के साथ रहता था। मंजोत गांव में लकड़ी काटकर लोगों के घर बनाता था और मरम्मत भी किया करता था। मंजोत दिल का साफ इंसान था। सारे गांव वाले उसे अच्छा मानते थे। जो मजा लोगों के घर बनाने में है, वो आनंद और किसी भी चीज में नहीं है। हाँ, अच्छा तो लगेगा ही। बारिश के महीने में काम जो इतना मिल रहा है आपको, इसीलिए इतने खुश हैं आप। हाँ हाँ, काम मिल रहा है तो क्या, लोगों के घरों को बारिश से बचाना काम है मेरा। तुम ही लोगों का अच्छा करते रहते हो, मगर गांव वाले तो जरा भी अच्छे नहीं हैं। आए दिन चोरी की खबरें, जमींदारनी का प्रधान से जलना, एक दूसरे से ईर्ष्या रखना, लोगों के पीठ पीछे बुराइयां करना, यही सब चलता रहता है गांव में। अगर सब बुरा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उनके साथ बुरा ही करें। अच्छा छोड़ो, मैं निकलता हूँ, मुझे आज प्रधान जी का नया घर बनाना है। मंजोत कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंचता है और पेड़ काटने लगता है। आज तो लगता है कि ये पूरा दिन इस पेड़ को काटने में ही चला जाएगा। जल्दी से पेड़ की लकड़ियां काट लेता हूँ, फिर प्रधान जी का नया घर बनाना शुरू करूंगा। जंगल में बारिश होने लगती है और आसमान से एक इंसान नीचे आता है, जिसके बाएं हाथ में एक छोटा बादल था। जी, आप कौन हैं? मैं जो कोई भी हूँ, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस इतना जान लो कि मैं बारिश की ओर से आया हूँ और जल्दी ही गांव में बाढ़ आ जाएगी, जिस वजह से ना कोई घर में रह पाएगा और ना ही कोई घर के बाहर। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो जमीन पर पैर रख पाएगा। मगर क्यों? ऐसे तो सब मर जाएंगे। इस गांव के लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है। एक तुम ही यहां पर हो जो सबसे ज्यादा नेक दिल हो। ध्यान से सुनो, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं। एक बड़ा जहाज तैयार करो और जितने लोग उसमें आ सकते हैं उतने लोगों को अपने जहाज में बिठा लो। मेरे हाथ में जो बादल का कर्ण है, ये जल्दी ही काले बादल में बदल जाएगा और सुनामी की लहर इस गांव को अपने साथ ले जाएगी। मगर मैं इतना बड़ा जहाज इतनी जल्दी कैसे बनाऊंगा? बरसात की ओर से आया हुआ व्यक्ति मंजोत को एक बड़ी सोने की कुल्हाड़ी देता है। इससे तुम एक बार में ही पेड़ काट सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ तुम ही इस्तेमाल करना। इसे छूते ही तुम्हारे पास अति मानव लकड़हारे की शक्तियां आ जाएंगी। जाओ और जो मैंने कार्य सौंपा है उसे पूरा करो। मंजोत प्रधान को जाकर सारी बातें बता देता है। अगर ऐसा है तो तुम जहाज बनाना शुरू कर दो। मैं सारे गांव वालों को इकट्ठा करता हूँ और उन्हें ये खबर सुनाता हूँ। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मंजोत जंगल में जाता है और उस कुल्हाड़ी से पेड़ काटने लगता है। मंजोत बड़ी सी जहाज बनाना शुरू कर देता है और दूसरी ओर प्रधान गांव वालों की बैठक बुलाकर उन्हें सारी बातें बताता है। अच्छा, तो अब ये प्रधान जी कुछ नया नाटक लेकर आए हैं। मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करती हूँ। ये नाटक नहीं है, ये सच है। तुम खुद अपनी आंखों से देख सकती हो कि बारिश कई दिनों से रुक ही नहीं रही है। एक हफ्ते बाद ये गांव पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। गांव वाले प्रधान की बात मान लेते हैं, मगर जमींदारनी जहाज में बैठने से मना कर देती है और सिर्फ एक हफ्ते बाद मंजोत एक बड़ी जहाज बना लेता है। जमींदारनी को छोड़ प्रधान और गांव के लोग जहाज में चढ़ जाते हैं। गांव में सन्नाटा सा छा जाता है। फिर एक बड़ी लहर गांव में प्रवेश करती है। देखो देखो, पानी की लहर पूरे गांव को नष्ट करने के लिए आ गई है। मगर हम सबको इन सब से डरने की जरूरत नहीं है। हमें तो ये जहाज बचा लेगा। जमींदारनी जहाज की तरफ चली आती है। अरे रुको रुको, मेरे लिए, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो?
मंजोत जमींदारनी को भी जहाज में ले लेता है और सुनामी पूरे गांव को अपने अंदर समेट लेती है। बाल बाल बच गई मैं। जमींदारनी जहाज को देखती है और स्थिर रह जाती है। ओह, ये कितनी बड़ी जहाज है, मगर यहाँ पर इतनी सारी लकड़ियां क्यों रखी हुई हैं? मंजोत गांव वालों से कहता है, गांव वालों ध्यान से सुनो, इन लकड़ियों को मैंने आप लोगों के लिए जमा किया है। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं जहाज में आप लोगों के लिए घर बना सकूं। वाह मंजोत, तुम ना होते तो हमारा क्या होता। सबके घर समानता से बनाए जाएंगे। घर में रहने वाले परिवार के हिसाब से घर को बनाया जाएगा। जी, अगर घर में कम सदस्य रहते हैं तो उनके लिए एक छोटा घर बनाया जाएगा, और अगर ज्यादा लोग रहते हैं तो बड़ा घर बनाया जाएगा। बिल्कुल नहीं, मुझे ज्यादा जमीनें इस जहाज में चाहिए। गांव में मेरे जमीन ज्यादा थे। चुप रहो, ये गांव नहीं है जहां जो चाहो वो करो। किस हक से तुम बड़ा घर मांग रही हो? मंजोत ने जैसा कहा है वैसा ही होगा। हाँ हाँ, अभी तुम जमींदारनी नहीं हो, एक आम इंसान हो, हमारी तरह। सब अपना अपना घर बनाने लगते हैं और जमींदारनी असलियत को पचा नहीं पाती है। एक समय था जब मेरे पास बेमिसाल दौलत और शोहरत थी। जमीनों की कभी कमी नहीं थी। खेतों का खान पान भी बढ़िया था। सब इज्जत से पेश आते थे। ये सब एक ही बार में मेरे हाथ से चला गया, सब इस सुनामी की वजह से। अब सब लोग सिर्फ उस मंजोत और प्रधान को ही इज्जत देते हैं। मुझे कुछ करना होगा। तभी जमींदारनी का पुराना कर्मचारी वीरू उसके पास आता है। आओ वीरू आओ, क्या हुआ? जब से जहाज में आए तब से मिलने नहीं आए। काम वगैरह नहीं करना है क्या? चल बता, ये मंजोत के कुल्हाड़ी का क्या चक्कर है? जी, मंजोत के पास कुल्हाड़ी है तो उसके पास अति मानव की शक्तियां आ जाती हैं। और तो और मैंने तो ये भी देखा है कि उस कुल्हाड़ी से जब पेड़ को काटा जाता है तो वो पेड़ फिर से उग जाता है और फल भी देने लगता है। और मालकिन जी, रही बात काम की, तो मैं आपके लिए अब आगे से काम नहीं करने वाला। इतना कहकर वीरू वहां से चला जाता है और दूसरी ओर प्रधान और मंजोत जहाज में सबके लिए बराबरी का घर बना लेते हैं। जमींदारनी को भी एक घर मिलता है जो सिर्फ एक इंसान के रहने बराबर ही होता है। नहीं नहीं, मैं कभी यहाँ नहीं रहूंगी। मेरा घर इससे काफी बड़ा था। इस घर में सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है। मुझे सब वापस लेना होगा। मैं उस मंजोत से सब छीन लूंगी। मंजोत और प्रधान जहाज पर बची लकड़ी को काट रहे थे। तभी जमींदारनी हाथ में लड्डू लेकर वहां पहुंचती है। प्रधान और मंजोत, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, गांव वाले और मेरी मदद करने के लिए। मुझे नया घर देने के लिए भी शुक्रिया। ये लीजिए, मैं आप लोगों के लिए लड्डू लेकर आई हूँ। लीजिए, खाइए ना। वाह, आज इस जहाज के गांव में नया चांद कैसे खिल गया। बहुत खुश लग रही हो जमींदारनी। हाँ हाँ, हम भी खुश हैं। अगर आप खुश हैं तो लाइए, दीजिए लड्डू। प्रधान और मंजोत लड्डू खा लेते हैं। खा के थोड़ी ही देर में वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। और जमींदारनी मंजोत की कुल्हाड़ी को चुरा लेती है और अपने घर के पास आ जाती है। अब आएगा मजा। मैं अपना घर इस जहाज में सबसे बड़ा बनाऊंगी। फिर से एक बार मेरा डंका बजेगा। गांव में एक बार फिर लोग मेरी इज्जत करेंगे और मेरे नीचे काम करेंगे। जमींदारनी कुल्हाड़ी लेती है। ये कुल्हाड़ी तो काफी शक्तिशाली है। इसे पकड़कर मानो मुझ में अलग सा बल आ गया हो। अब आएगा मजा जब मैं दूसरों के घर भी इस कुल्हाड़ी के दम से लूटने लगूंगी। जमींदारनी आजू बाजू के सारे घर तोड़ देती है और उनके घर की लकड़ियों से खुद का एक महल बनाना शुरू कर देती है। दूसरी ओर मंजोत और प्रधान जब होश में आते हैं, गांव का तब तक काया ही पलट जाता है। जहाज में जमींदारनी का महल बन जाता है। प्रधान और मंजोत जमींदारनी से मिलते हैं। जमींदारनी, ये सब तुम क्या कर रही हो?
क्या तुम समय को आंक नहीं पाती हो? यह समय अपने स्वार्थ के लिए काम करने का नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी आपने मुझसे चुराई है। वो मेरी कुल्हाड़ी है, मुझे वापस कर दीजिए। नहीं, ये कुल्हाड़ी मुझे बरसात की ओर से आए व्यक्ति ने दी है और कहा है कि मैं इससे जिस तरीके से चाहूं उस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं वो सब बनाऊंगी इस जहाज में जो एक समय पर मेरा हुआ करता था। चलो, मुझे और भी काम है, मैं निकलती हूँ। जमींदारनी वहां से निकल जाती है। झूठ, ये साफ झूठ कहा जमींदारनी ने। ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। मैं जानता हूं मंजोत, और मुझे विश्वास है कि जिसने तुम्हें ये कुल्हाड़ी दी थी वो ये सब देख रहा है और वही जमींदारनी को उसके किए का जवाब देगा। तभी आसमान में बिजली गरजने लगती है, बादल काले हो जाते हैं और बरसात की ओर से आया आदमी फिर अपने हाथ में बादल का कण लिए प्रकट होता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने ये कुल्हाड़ी मंजोत को दी थी, तो ये मुझे अभी किसी लालची के हाथ में क्यों दिखाई दे रही है? भीग गया सारा गांव, मगर फिर भी तुम एक बात ना समझी। जाओ, तुम्हारे बड़े खेत और मकान जिसे तुम इतना चाहती हो, अब मैं देखता हूँ कि तुम अब सब लेकर जो तुम्हारा था क्या पाती हो। मगर मेरा घर और खेत गांव में है और गांव पूरे तरीके से पानी में है। जमींदारनी के हाथ से कुल्हाड़ी गायब हो जाती है और उसे वो बारिश का व्यक्ति जहाज से बाहर निकाल देता है। अगली सुबह कुल्हाड़ी मंजोत के घर पर होती है। प्रधान और मंजोत गांव में फिर से सबके घर बराबरी से बना लेते हैं और आगे से सब खुशहाली से जहाज के गांव में रहने लगते हैं। मालपुरा गांव में दिनेश नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह लकड़ी का काम करता था और उसी में मस्त रहता था। उसी गांव में एक बहुत अमीर जमींदार भी रहता था। उसका भी दिनेश की उम्र का एक बेटा था। उसका नाम तरुण था। तरुण को अपने बाप के पैसों का बहुत घमंड था और वह अक्सर एरोप्लेन में बैठकर नई नई जगहों की सैर करने का शौकीन था। वह जब किसी नई जगह की सैर करके गांव लौटता था तो गांव वालों के आगे बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगता था। एक दिन तरुण अपनी कार रोककर गांव वालों से बात करता है। राम राम छोटे जमींदार, कहाँ घूमने आए हैं? जहाँ अमीर लोगों को घूमना चाहिए। एरोप्लेन में बैठकर बादलों की सैर करके आया हूँ। कभी देखा है तुमने एरोप्लेन? हाँ, जमीन पर खड़े होकर आसमान में उड़ते हुए कई बार देखा है। हम तो एरोप्लेन जमीन से आसमान में उड़ते हुए ही देख सकते हैं। तुम गरीब बैलगाड़ी छाप और कर भी क्या सकते हो? तरुण गरीब गांव वालों पर यह ताना कसकर निकल जाता है, मगर गरीब गांव वालों को उस घमंडी तरुण पर गुस्सा आता है। घमंडी जमींदार का बेटा हमेशा गरीबों को नीचा दिखाने पर लगा रहता है, मानो उस उड़ने वाले जहाज में बैठने वाला दुनिया का यही अकेला आदमी हो। घमंडी हाथी है ससुरा, तभी तो इतनी लंबी नाक है। पर हम भी चींटी हैं, चींटी। इसकी लंबी नाक में घुस जाए तो इसकी नाक में दम कर देंगे, निकम्मा कहीं का। एक दिन दिनेश का बेटा राका उससे लकड़ी का छोटा एरोप्लेन बनवाने के लिए जिद कर रहा होता है। पापा पापा, हमारे लिए लकड़ी का एरोप्लेन बना दो, हमें एरोप्लेन से खेलना है। नहीं नहीं, एरोप्लेन से खेलकर क्या करोगे? मैं तुम्हारे लिए बैलगाड़ी बना देता हूँ। दिनेश की यह बात सुनकर उसकी पत्नी आशा को गुस्सा आ जाता है और वह दिनेश को खरी खोटी सुनाने लगती है। आप भी कमाल करते हो जी, बच्चा एरोप्लेन बनाने को कह रहा है और आप बैलगाड़ी बनाने पर अड़े हुए हैं। ऐसा क्यों? कहीं बच्चा एरोप्लेन से गिरकर चोट न खा ले, इसीलिए नहीं बना रहा हूँ। ये कहो ना कि जमींदार के बेटे से डरते हो। कहीं उसने तुम्हारे बेटे को एरोप्लेन से खेलते देख लिया तो वो तुमसे नाराज हो जाएगा। यह सुनकर दिनेश में थोड़ा जोश पैदा हो जाता है और वह जमींदार के बेटे के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटा लेता है। क्या मैं उससे डरता हूँ? वो नाराज होकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? दिनेश यह कह रहा था कि तभी वहाँ बसंती आ जाती है। आशा, बहन पेट में अफारे की दिक्कत है, कहो तो इलाज कर लूं? कर लो बसंती बहन। सुना है वो जमींदार का घमंडी बेटा शादी करने वाला है और शादी से पहले हेलीकॉप्टर खरीद कर ला रहा है। हेलीकॉप्टर। यह सुनकर दिनेश अफारे का मतलब तुरंत से समझ जाता है।
यह हेलीकॉप्टर क्या होता है? ये मूर्ख हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर कह रही है। हेलीकॉप्टर छोटा हवाई जहाज होता है। यह सुनकर आशा फिर से दिनेश पर ताने मारते हुए कहती है, वह अमीर बाप की औलाद है बहन। उसका बाप तो उसे असली वाला हेलीकॉप्टर दिलाने की हिम्मत रखता है, और एक ये बाप है जो बच्चे के लिए लकड़ी का हेलीकॉप्टर भी बनाने का दम नहीं रखता। ऐसा मत बोलो आशा, मैं चाहूँ तो लकड़ी का पूरा एरोप्लेन भी बना सकता हूँ। तो फिर बनाओ ना, मुहूर्त के लिए पंडित बैठाने पड़ेंगे क्या? यह कहकर जैसे ही आशा चुप होती है, बसंती बोलने लगती है, मैं तो कहती हूँ कि जरूर बनाओ। उस घमंडी का घमंड चूर करने के लिए गरीबों के पास भी एक हेलीकॉप्टर तो होना ही चाहिए, भले लकड़ी का ही क्यों ना हो। फिर जमींदार का बेटा गांव में असली हेलीकॉप्टर ले आता है और जमींदार गांव वालों को अपने घर बुलाकर समझाता है, तुम सब आज से सड़क पर बाजार लगाना बंद कर दो, क्योंकि मुझे सड़क खाली चाहिए। मेरा बेटा हेलीकॉप्टर खरीद कर लाया है और उसे उड़ाने के लिए सड़क तो चाहिए ना। हेलीकॉप्टर ही लाया है ना, कोई एरोप्लेन तो नहीं लाया है जिसे उड़ाने के लिए सड़क चाहिए। तू चुप कर बे गरीब, तेरी हेलीकॉप्टर खरीदने की औकात नहीं और बात करता है एरोप्लेन की। जमींदार के घमंडी बेटे का यह बोल सुनकर दिनेश कहता है, अगर तुझे इतना घमंड है तो मैं लकड़ी का एरोप्लेन बनाकर तेरे इसी हेलीकॉप्टर के बगल में उड़ाकर दिखा दूंगा, फिर तो तू मान जाएगा ना। अगर तू लकड़ी का एरोप्लेन बनाकर उसे हमारे हेलीकॉप्टर के बगल में उड़ाकर दिखा देगा तो मैं अपनी हवेली और खेत तेरे नाम करके गांव छोड़ दूंगा। और अगर मैं ये न कर सका तो मैं भी अपना सब कुछ तुम लोगों को देकर गांव छोड़ दूंगा, ठीक है? दिनेश की इस बात से तरुण खुश न हुआ और बोला, तुम्हें अकेले नहीं बल्कि सारे गरीबों को गांव छोड़कर जाना होगा। शर्त मंजूर है तो बोलो। क्यों भाई गांव वालों, मंजूर है तुम्हें? दिनेश पहुंचा हुआ खिलाड़ी था और ऊपर से गांव वाले जमींदार के घमंडी बेटे के घमंड से भी तंग आ गए थे, इसलिए सब ने बिना विचार किए ही हामी भर दी। हाँ, हम सबको आपकी शर्त मंजूर है। उस दिन के बाद दिनेश दिन रात लकड़ी का एरोप्लेन बनाने में लग जाता है और जमींदार मन ही मन यह सोचकर खुश होता रहता है कि अब तो गांव के सब गरीब किसानों के घर और खेत उसके हो जाएंगे, क्योंकि दिनेश का लकड़ी का एरोप्लेन उसके असली हेलीकॉप्टर के सामने एक खिलौना ही साबित होगा। क्यों बे दिनेश, तो कुछ कर भी सकेगा या अपने साथ साथ हमें भी डुबोएगा? तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा एरोप्लेन बनाऊंगा जिसमें गांव के सभी गरीब बैठकर आसमान में उड़ते दिखाई देंगे। देख लेना, कहीं हम आसमान में उड़ने के बजाय गांव छोड़ने के लिए सड़क पर धूल उड़ाते ना नजर आए। इस तरह 1 महीना बीत जाता है और दिनेश कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा जमा करके लकड़ी का एक बहुत बड़ा एरोप्लेन बना लेता है। ये पूरा एरोप्लेन कार के पहियों पर खड़ा था। इस एरोप्लेन को देखकर जमींदार और उसका बेटा दोनों हंसने लगते हैं। अरे ये एरोप्लेन बनाया है या लकड़ी की बास? आसमान में उड़ना तो दूर, इसका तो सड़क पर चलना भी मुश्किल है। उनकी ये बात सुनकर गांव वाले डर जाते हैं और दिनेश की तरफ संदेह से देखने लगते हैं। अरे भाइयों, उनकी बातों को भूलकर एरोप्लेन में लगी लकड़ी की सीटों पर बैठ जाइए। आपके बैठते ही ये अपने आप चलने लगेगा और फिर आसमान में उड़ जाएगा। उसकी बात सुनकर गांव वाले मन मारकर एरोप्लेन में बैठ जाते हैं और फिर जमींदार और उसका बेटा भी अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। फिर कुछ ही मिनटों में जमींदार का हेलीकॉप्टर तो आसमान के चक्कर काटने लगता है, मगर दिनेश का एरोप्लेन चींटी की चाल से सड़क पर ही चलता रह जाता है। अरे उड़ना तो दूर, ये तो ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहा है। अरे मरवा दिया, अब तो खाली हाथ गांव छोड़ना पड़ेगा। चुप करके बैठो, एरोप्लेन तेजी से दौड़ते हुए आसमान में उड़ने वाला है। दिनेश का यह कहना था कि लकड़ी के एरोप्लेन में न जाने कहां से जान आ गई। वह सचमुच ही दौड़ते हुए आसमान में उड़ने लगा और जमींदार के हेलीकॉप्टर की बगल में से होते हुए उससे आगे निकल गया। इस तरह जमींदार की हार हुई और उसके घमंडी बेटे का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वे दोनों बाप बेटा अपनी हवेली और खेत दिनेश को देकर शहर चले गए। फिर दिनेश ने हवेली अपने पास रख ली और खेत सब गांव वालों में बांट दिए। इस तरह सब गांव वाले दिनेश की बुद्धिमत्ता को मान गए।